एक और हमारी तरफ से मिस्टेक जो रिलीजियस क्लास की तरफ से होती है वो है कंप्लीट डिसमिसिंग एटीट्यूड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये भी है, हमें मानना चाहिए हमारे कल्चर में कि नहीं नहीं ये देखो ये क्या, इसको पागलपन चढ़ा हुआ है, इसको तो एक थप्पड़ लगाना चाहिए, ठीक है ना, मैं इसको मारूं तो ये ठीक हो जाए, इस तरह के जुमले कहे जाते हैं। फिर ये भी बार बार रियलाइज कराया जाता है कि तुम्हारा ईमान स्ट्रांग नहीं है, तुम्हें क्यों नहीं अल्लाह पे तवक्कल। भाई एक बंदा ओसीडी हुआ है, Exactly. रिलीजियस बंदा है, आप क्या उसे कहोगे बार बार कि उसका ईमान कमजोर है? यानी आप जितने ईमान के बारे में ज्यादा सेंसिटिव है। एग्जैक्टली आप जितने उसे टास्क देते जाओगे, आप एंग्जाइटी, जनरलाइज एंग्जाइटी है किसी को अच्छी खासी, या एडीएचडी है किसी को, आप उसे जैसे जैसे टास्क मजीद देते जाएंगे वो तो मजीद एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी। Exactly. मैं हैरान होता हूं कि रिलीजियस लोग जो है ना, वो उनके पास कोई काउंसलिंग कराने आता है, वो उन्हें मजीद टास्क दे देते हैं कि लाख बार ये जिक्र करो। ओसीडी वाला बंदा, आपने उसे लाख के फिगर पे लगा दिया, आप सोचिए उसका क्या हशर होगा। उसको तो रिलैक्स करना है, ठीक है। तो ये हमारे रिलीजियस लोगों को भी समझना चाहिए कि इफ दे कांट हैंडल समवन दे शुड टेल कि भाई नहीं आप जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, प्रॉपर थेरेपी मौजूद है, इसकी मेडिसिन आ चुकी हैं। अब फॉर वट एवर रीजन ये चीजें बढ़ रही हैं, इसमें शैतान का रोल है, इसमें हमारे लाइफस्टाइल का रोल है, इसमें म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, इसमें जो है डाइट का मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा रोल है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, घरों से सुकून उठता जा रहा है, इसमें मोबाइल एडिक्शन है, खला है, जो भी आपने सारी रीजन, लॉस है, इसमें मैं कहूँगा इवन जो चाइल्डहुड एब्यूज वो रीजन आ सकती है इसमें, ठीक है ना। इसमें आपके जेनेटिक जो डिजीजेज हैं, क्रिमिनल इलनेस रीजन आ सकती है कि बस मैं अपने आप को मार ही लूँ, मेरा मकसद क्या है, वट एवर द रीजंस आर। लेकिन बात असल में ये है कि हमें सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए सोल्यूशन जो है वो बताना चाहिए। तो इफ वी टॉक अबाउट सोल्यूशन, थोड़ा सा सोल्यूशन ओरिएंटेड अब आते हैं। पहली तो बात ये हतमी आपने भी कहा कि हमारा रिलीजन इसको प्रोहिबिट करता है और सुसाइड को, और बहुत स्ट्रिक्ट वो हदीस में आता है कि उस बंदे को क़यामत वाले दिन माफ नहीं किया जाएगा। ये हदीस कि वो वहां भी बार बार वही एक्शन करेगा जो उसको, जो दुनिया में जिस तरीके से अपनी जान अल्लाह माफ करे। और इट इज अबाउट समवन जो जानबूझ के अगेन ये आपके पास इख्तियार है, ये इख्तियार है, यानी जितना आपके पास इख्तियार है, यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आपने वैसे ही कर लिया है काम, लेकिन कुछ में आपके पास इख्तियार से बाहर हो गया। जहां पे आपकी इख्तियार से बाहर होगी वहां पे आप माजूर हो गए अल्लाह के। हाँ बिल्कुल ठीक है। और जहां पे आपके पास चॉइस है वहां पे आपके लिए वो असल में इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि देखिए इमोशनल स्टेबिलिटी इज द मेन थिंग। आपका जो जज्बात है, आपके इमोशंस है, आपके ख्यालात, देखिए एक बंदा जज्बाती तौर पे इमोशनली डिस्टर्ब हो गया, द पॉइंट हियर इज कि सबसे पहले आप देखिए उसके कॉजेस क्या है, व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ दैट। कुछ एक्सटर्नल कॉजेस भी होते हैं, कुछ इंटरनल कॉजेस भी हैं। एक्सटर्नल कॉजेस के अंदर कोई इवेंट्स हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आपने बताया कि अब्यूज भी हो सकता है, इसी तरीके से वो अब्यूज मुख्तलिफ किस्म का होता है, पेरेंट्स की तरफ से भी अब्यूज हो जाता है, स्टडीज के ऊपर हवाले से सोशल प्रेशर भी हो जाता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं उस चीज से निकलना तो आपको पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स उनको देखना पड़ता है। और अगेन वो मेरे ख्याल है काउंसलिंग करने वाला या जो साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, वो यही चीजें देखता है। वो देखता है कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, एंड यू कम टू नो दिस बाय डिस्कसिंग एंड बाय जो आपका जो आगे बंदा है जो हेल्प ले रहा है आपसे, वो आपसे आके आपको बताता है उसके बारे में। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को सबसे पहले रिमूव किया जाए। दूसरी चीज ये है कि फिर इंटरनल फैक्टर्स है। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर वसवसे की आपने बात की, जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि शैतानी वसवसे आ रहे हैं। अच्छा बात शैतान आपको देखिए, शैतान का मसला क्या है, शैतान करता क्या है, शैतान इज लुकिंग फॉर अ वीकनेस इन यू। वो देखता है कि ये बंदा, इसकी वीकनेस कहां से शुरू होती है और कौन सी चीजें जो इसको ट्रिगर करती हैं, जो इसको डिस्टर्ब करती हैं। मैं आपको मिसाल दिया था, हम जिन्नों की बात कर रहे थे और देखिए किस तरीके से स्ट्रेस करते हैं। हमारे मशहूर हमारे स्कॉलर हैं जानने वाले डॉक्टर हाफिज ज़ुबैर साहब, तो उनके साथ बैठा हुआ था, बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात बताई जिन्हों के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक खातून आई, तो उनका मसला था, बड़ी प्रैक्टिसिंग खातून थी। तो अब सवाल मैंने पूछा कि कैसे एक प्रैक्टिसिंग खातून और प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअल्स, ये सवाल उनमें भी आता है कि उनको कैसे जिन्नात तंग करते हैं, वो भी तो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है। तो उन्होंने बाज़ औक़ात ये कहा, उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात शैतान जो है ना, ही इज वीक, लेकिन उसको ये पता है, देखें वो खुद बहुत वीक है, लेकिन उसको आपकी वीकनेस इसका भी पता है। वो एक्चुअल में आपकी वीकनेस नहीं होती, लेकिन उसको पता है कि एक्चुअली से मुराद ये है कि ज़्यादा आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती वो चीज़, लेकिन वो उसको इस तरीके से उसको मैनिपुलेट ट्रिगर करता है कि बाज़ औक़ात वो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती है, मैग्नीफाइड हो जाती है। उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कोई खातून थी, तो उसने कहा जी वो बड़ी बीमारी, 12-13 साल से शी सफरिंग फ्रॉम यानी कि जिन्नात के मसले से, और वो बड़ी परेशान, सीवियर डिप्रेशन के अंदर, माशाल्लाह नेक खातून और बड़ा अपने पर्दे का इस्तेमाल करने वाली, अपनी पाकीज़गी का इस्तेमाल करने वाली। तो कहते हैं कि मैंने ना उन्होंने अपना बताया, पता नहीं किसी और का बता रहे थे, तो कहते हैं कि मैंने उनसे जब कुरान मजीद का उन पर यानी कुरान मजीद की तिलावत की और उसके बाद जो है ना वो पता किया, तो पता ये चला कि वो बंदा जिन जो है, पता चला कि तुम इनको कैसे डिस्टर्ब करते हो, मतलब तुमने तो यानी ये तो इतनी खातून नेकी और नमाज और हर एतबार से ये आगे हैं। तो उन्होंने कहा जी हम डिस्टर्ब नहीं करते, हम सिर्फ ये करते हैं कि हम ना इनका जो डेस्क है ना, स्टडीज का डेस्क, उसको सिर्फ नॉक करते हैं एक दफा, अच्छा सुबह के टाइम, ठक ठक ठक, बस तो बैठी है वो नॉक होना, ठक ठक ठक, बस। कहते हैं वो पूरा दिन उनका, उस खातून का दिन पूरा दिन खराब हो सकता है, परेशान, डिप्रेशन, क्या हो गया, खौफ, फियर। अब कुछ नहीं किया उन्होंने, उनको पता है, शैतान को पता है कि ये खातून जो है इसके बारे में ये एंजाइटी या डिप्रेशन में चली जाएगी सर, तो वो यही काम करते रहे, मतलब प्रैक्टिकली कोई उन्होंने फिजिकल हार्म नहीं किया उसको। तो शैतान क्या कर रहा है, शैतान इज एक्चुअली एक्सप्लोरिंग और इन्वेस्टिगेटिंग कि बेसिकली इस बंदे की वीकनेस कहां पे, और वहां पे मैं जाके इसको हिट करूं। इसीलिए इस तरह के मामलात के अंदर हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, अगेन वही आपको मुजाहिदा, आपने अपने आप को आसाबी तौर पे स्ट्रांग करना है, स्ट्रेंथन करना है, आपके नर्व स्ट्रांग होने चाहिए। उसके लिए आप एक्सरसाइजेस भी हैं, उसके लिए आप मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे अमल है और उसमें कुछ ऐसी
इवन बाज़ बात आपको कुछ मेडिकेशन की भी हेल्प चाहिए होती है, वहाँ पे मेडिसिन भी लें। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, ये जो आपने बात की ना, हमारे रिलीजियस तबका बाज़ इसके बारे में इनसेंसिटिव हो जाता है। बाज़ क्या अक्सर होता है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट उसकी वजह होती है कि उनको खुद पता नहीं है, सीधी सी बात है, इग्नोरेंस है, सीधी सी बात है। वो समझते हैं कि जी बस हर चीज़ का इलाज बस ये है कि मैंने 2-3 चीज़ें बता दी होगी, रुकिया और कुरान और हर चीज़ का। बाज़ वो चीज़ उल्टा ट्रिगर कर रही होती है, उसका मसला वो नहीं होता, आपने बीमारी को सही तरीके से डायग्नोस नहीं किया, तो आप कैसे इलाज कर सकते हो? कुरान इलाज है, दीन इलाज है, लेकिन एक मेडिसिन जिसके अंदर इलाज आप उसको गलत दे दो, ओवरडोज दे दो, या गलत टाइम पे दे दो, या फिर आप किसी और मर्ज के लिए वो दवाई दे दो, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इतने होते हैं फैमिलीज के कि मैंने खुद एक केस को देखा कि उनको बार बार यही बताया जा रहा था इन पे पोजेशन है, कुछ जिन्नों का कबीला इन पे आया हुआ है, या ये कि जो है ना कुरान जब वो सुनती थी चीखें मारती थी, थिंग्स लाइक दैट। तो पता ये लगा, मतलब थोड़ा सा जब मैंने पूछने की कोशिश की कि डोमेस्टिक वायलेंस से वो बहुत गुजरी वो खातून, और उनको इज्जत ही नहीं दी गई सारी उम्र, उनको बहुत दबाया गया। देखिए ना, ये कितना बंदा सहता रहता है। वही जो फ्रूड ने कहा था ना कि अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे सबकॉन्शियस में जाते हैं और इट्स लाइक अ पूल ऑफ वाटर, वो फिर उबल के बाहर आ जाता है सब कुछ, और वो फिर अजीबोगरीब मेंटल डिसऑर्डर्स में वो, या स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में एग्जिबिट करता है। तो देखिए ना, कुरान सुन के चीखें मारना नेसेसरीली ये मतलब नहीं है कि जिन ही है, और वो फिर राकीज हमारे बैठे हुए हैं, दे आर लुकिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज कि मजीद हम इनको डराएं, फियर डालें मजीद इनके माइंड में कि हाँ ये तो कंफर्म जी जिन ही है। तो हाउ डू दे रिकॉग्नाइज दीज थिंग, हाउ डू दे आइडेंटिफाई? मैंने जिन समय आती, मतलब विदाउट आस्किंग एनी हिस्ट्री, विदाउट आस्किंग कि ये किन हालात से गुजर रही है, इनके साथ हो क्या रहा है, तो ये इंसेंसिटिविटी पाई जाती है। अल्लाह इसमें भी मैं समझता हूँ कि जो आपकी ना बेसिकली एक एक्सपर्ट है ना, ही कैन आइडेंटिफाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाकी एक समझ आती असल में ना, इवन खासतौर पे जैसे मैं बताता हूँ, जैसे एक एक्सपर्ट है, एक देखें एक साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, जो भी है एक्सपर्ट बंदा, वो डिटरमिन कर लेता है कि ये जो स्ट्रेस है, ये बंदा जिस चीज से गुजर रहा है, क्या ये वाकई कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कोई इलनेस है, या फिर ये जनरली कोई वैसे ही, यानी एक जैसे कहते हैं एक बंदे ने सेल्फ कंस्ट्रक्टेड किस्म की चीज है, और ये ऐसे ही बेचारा इससे ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हुआ है, और वो आपको बताता है कि ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही बातें जब हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की तरफ आती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे हमें भी, यानी अब अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है हमारे पास बहुत से भाई और बहनें आते हैं और हमसे डिस्कशन ये सवाल करते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये मसला ऐसा है जो हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, फौरन पता चल जाता है, और कुछ लोगों को पता होता है कि यार इसको थोड़ा सा सेट करने की जरूरत है। तो मेरे पास कई दफा ऐसा हुआ, एक दफा मसले आए मेरे पास, एक दफा है मैंने सीरियसली अल्लाह की तरफ से मैंने उसको बड़े ना स्ट्रिक्टली उस बंदे के साथ डीलिंग की, यानी मैंने उसको थोड़ा डांटा उस भाई को, तो मैंने देखा इट वर्क फाइन, ही वाज फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल मुझे अंदाजा हो गया था कि यार ये ओवर थिंकिंग कर रहा है। मैंने पहले प्यार से समझाने की कोशिश की, नहीं समझ आई, फिर मैंने सख्ती की तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये वो बंदा है जो सख्ती से समझेगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि हमें भी मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि यार क्या है। तो ऑब्वियसली वो बंदा जिसने फील्ड एक्सपीरियंस है, जिसका एक्सपीरियंस है, जिसने बकायदा इसको स्टडी किया है, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली चाहे साइकोलॉजिकली, वो बड़े आराम से डिटरमिन कर सकता है। एक मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट बड़े आराम से डिटरमिन कर सकता है साइकोलॉजिकल इशू है कि नहीं, ये स्पिरिचुअल इशू है। इसी तरीके से एक माहिर राकी जो स्कॉलर है, वो बड़े आराम से डिटरमिन कर सकता है कि ये मसला स्पिरिचुअल है कि नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से, ये वैसे ही उसका दिमागी मसला है, मेंटल इलनेस की वजह से। और ये जो मॉडर्न हमारे साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी दूसरी एक्सट्रीम पे ना जाए। Exactly. आप भी टोटल स्पिरिचुअल उसको इनकार ना कर दें। Exactly. थोड़ा सा खुद पढ़ें, नॉलेज हासिल करें, और बड़ा रोल है आपकी दवाइयों का भी रोल है, रुकिया का भी रोल है, स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस का भी बड़ा रोल है, कुरान मजीद का रोल है, स्पिरिचुअल काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो वो भी जरा दूसरी देखें ना, वो अगर उसको मजीद म्यूजिक पे लगा दें, एक टोटल डिप्रेस बंदा है, तो म्यूजिक मतलब वो आपको मजीद अनस्टेबल करेगा, जो उसके इफेक्ट्स हैं आपके, जो केमिकल इंबैलेंस म्यूजिक क्रिएट करता है। यहाँ पे एक और चीज जो मैं चाहता हूँ, जो आप भी थोड़ा सा इस पे कमेंट करें, जो हमारे यहाँ ना, अल्लाह माफ करे, ये हम समझते हैं कि जो काउंसलिंग है ना, हर बंदे को नहीं करनी चाहिए, मैं समझता हूँ, स्पेशली जो कुछ काउंसलिंग समझता हूँ। और हमारे यहाँ कुछ लोग ना, इनके पास काउंसलर्स के पास जाते भी नहीं, प्रोफेशनल हेल्प लेते भी नहीं। सही। और मैं समझता हूँ कि मैं और हमने माशाल्लाह, ये हमारी कोशिश होती है, आप भी करते हैं, और इसमें मैं चाहता हूँ आप मजीद बात भी करें कि कई दफा आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है, और हमें रिकमेंड स्कॉलर्स को और रिलीजियस तबके को चाहिए कि वो प्रोफेशनल्स की तरफ रिकमेंड करें। और वो ना, इसमें कोई अल्लाह माफ करे, देखिए हमारे यहाँ मेंटल इलनेस का जो लफ्ज है ना, इसको हम समझते हैं कि बंदा पागल है। कहते हैं मेंटल इलनेस का मतलब क्रेजी है, बिल्कुल, यानी वो अल्लाह माफ करे ना। हालांकि मेंटल इलनेस का मतलब ये नहीं होता, मेंटल इलनेस का मतलब सिर्फ इमोशनल इंबैलेंस या फिर जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या इंबैलेंस होता है। और वो इंबैलेंस बाजू का मैंने बताया ना, कभी पॉजिटिव चीजों के बारे में भी होता है, एक बंदा ऐसे ही बड़ी जैसे तहारत के बारे में हसासियत आ गई, अब अल्लाह माफ करिए, पागलपन तो नहीं है, सिर्फ ये वो एहसास हो गया उसके बारे में, ठीक है ना। और बाज़ कोई नेचुरल रीजंस भी होते हैं उसके, तो हमें भी समझाने की जरूरत है कि भाई मेंटल इलनेस का मतलब, अगर आपको कोई बंदा कह रहा है उसका मतलब ये नहीं, और अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप पागल है। बड़े बड़े मैंने देखा है कि समझदार लोग जो है अपनी मैरिज काउंसलिंग करवाने के लिए उलमा हमारे कहीं वो जाते हैं, क्योंकि यार वो बंदा एक्सपर्ट है, बिल्कुल सही, उसने सीखा, उसने तजर्बा है, जरूरी नहीं आपने 100% हर बात माननी है, लेकिन मुशावरत करना एक मुसलमान को चाहिए, अल-हिकमत वालिदुल मोमिन को चाहिए कि जहां मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज माशाल्लाह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के, ही कॉन्टेक्टेड मी थ्रू सम कॉन्टैक्ट, और उन्होंने मुझसे अपनी पॉर्न एडिक्शन की जर्नी शेयर की, और मैंने उनको बल्कि कहा कि आपके पास तो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, तो आप माशाल्लाह क्यों नहीं उनके पास, मेरा ही क्यों आपने, मेरा नंबर क्यों आपने लिया। तो उसने बाकायदा इस बात को कहा कि उन्होंने भी मुझसे बात की है, लेकिन ये कि मैं आपका पर्सपेक्टिव भी सुनना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर थोड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से उनको कुछ बातें समझाई, तो उनको बड़ी समझ आई। बिल्कुल, तो ये जरूरी है कि ठीक है आप जा रहे हो, सबके पास जाओ, लेकिन हेल्प लो जहां से आपको हेल्प मिले। साइकोलॉजी कोई हवाई बातें नहीं है ब्रो, इस पे एक्सपेरिमेंट्स हैं, इस पे मेहनत है, इस पे पूरी फील्ड खड़ी है, अल्लाह कुछ लोग इसके बारे में वैसे एहसास हो जाते हैं, लेकिन ये है अल्लाह मैं बताया, मेरे पास एक स्कॉलर आया बकायदा, एक उन्होंने दरस निज़ामी किया हुआ है, वो उस्ताद
अल्फाज है वो मेरे पास सवाद से है स्पेशली कि जी मैं आपसे आके मैंने अपने डिस्कस और उनका मसला ये था कि उनको भी कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज थे वो कहते हैं मैंने आपसे और मैंने उनको रेकमेंड किया अच्छा वो हेजिटेट कर रहे थे मतलब उन्होंने ये स्टेप ले लिया कि एक बंदा जो शायद उनकी नजर में चले आलिम तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट शायद इन मामलों को ज्यादा समझने वाला है उसके पास आ गए अब मैं उनको मैंने कहा आपको मसला कोई नहीं है कोई इशू नहीं है आपको अच्छा वो अब मैं उनको जो दीनी पर्सपेक्टिव से गाइड करूं वो तो आलिम है उनको सारी चीजें आती हैं वो मुझसे ज्यादा कोट करेंगे लेकिन वो दिमाग उसको कबूल ही नहीं करा तो मैंने कहा आपने किसी ना माहिर नफ्सियात के पास जाएं वो आपको ज्यादा तो वो से हेजिटेट कर रहे थे अगेन वही वाला मसला कि हमारे यहाँ एक टैबू बना है कि पागल ना मुझे डिक्लेयर ये अल्लाह माफ करे मैंने उनको थोड़ा समझाया तो बड़ा पॉजिटिव उन्होंने कहा मैं जरूर करूंगा बड़ा शुक्रिया भी अदा अच्छा आज की जनरेशन को एक बात समझाना जरूरी है कि ये जो खुद गूगल पे बैठ के अपने आप को डायग्नोज कर लेते हैं ना कि मुझे बाइपोलर है बल्कि मजे की बात मैं जब इस साइकोलॉजी पढ़ रहा था नॉर्मल साइकोलॉजी तो उसके हर चैप्टर के एंड में ना ऑथर ने लिखा होता था कि अब ये चैप्टर पढ़ के आपको लगेगा कि ये सारे डिसऑर्डर्स आप में हैं तो ये भी नहीं करना चाहिए डिप्रेशन कितना लूजली यूज होता है मतलब हमारे पास लोग आते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ आप खाना खा रहे हैं आप सही से सो रहे हैं सारे फंक्शंस तो नॉर्मली चल रहे हैं तो डिप्रेशन इसे तो नहीं कहते वो स्ट्रेस ये थोड़ा सा स्ट्रेस को डिप्रेशन कह रहे हैं या गम को डिप्रेशन कहा जा रहा है ठीक है ना या एक आर्जी कंडीशन को डिप्रेशन तो ये भी मेरी इस जनरेशन से रिक्वेस्ट है कि हर बात पे डिप्रेस नहीं होते हैं मतलब माँ बाप ने थोड़ा सा कुछ कह दिया उसमें सुसाइडल थॉट्स आने लग गए या कोई डिसएग्री कर लिया पेरेंट्स ने तो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग जनरेशन इंशाल्लाह ताला एग्जैक्टली जो आपने कहा ना कि इसकी भी तरीके एक्सरसाइज है मतलब एक्टिविटीज है सी जो मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और फिर स्पिरिचुअलिटी का कितना बड़ा सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं समझता हूँ कि इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए ना इल्म बहुत जरूरी है मतलब